नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स एंड रिलेशंस के बारे में, जिसे हिंदी में बोला जाता है समुच्चय एवं संबंध। इस सारे वीडियो सीरीज में आपको कुछ प्रॉब्लम लिए जाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट का और बेस और डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा फोकस जो रहेगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉब्लम कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, उसी पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट्स होता क्या है। सेट जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। सुप्रभाषित वस्तुओं का संग्रह हमारा सेट कहलाता है। सेट को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे में ए से डिनोट कर सकते हो, बी, सी, जो भी अल्फाबेट है इंग्लिश के उससे डिनोट कर सकते हो। और इसके एलिमेंट्स को हमेशा छोटे अक्षरों से डिनोट किया जाता है, जैसे ए, बी, सी, डी। तो मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि सेट ए कोई भी अपने से आप बनाइए, तो आप क्या बना दो, ए, बी, सी, ठीक है। कैपिटल सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किए और उसके एलिमेंट को ए, बी, सी स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, ठीक। और दो टाइप होता है सेट्स को लिखने का, मेथड्स टू राइट अ सेट। पहला मेथड जो होता है ये होता है रोस्टर फॉर्म मेथड। दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं कि जो भी आपको एलिमेंट दिखे उसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ये तब तक सही है जब तक आपका एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट है, तभी आप लिख पाओगे। अगर ये बहुत सारे एलिमेंट को लिखना रहेगा तो आप इसमें इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो उसके लिए आया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक रूल बना दिया जाता है और उस रूल के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट इसमें कवर हो जाते हैं सेट के अंदर। जैसे मैं बोल दूं कि ऐसा एक्स लो जो किसके बराबर हो, 2n के बराबर हो, और n कहां से आ रहा हो, नेचुरल नंबर से आ रहा हो। n को हम लोग नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है, ठीक है। और n का मतलब कि ये जो स्मॉल n है ये कहाँ का एलिमेंट है, इस कैपिटल n से आ रहा है, तो इसको हम लोग बिलोंग के साइन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इवन नंबर का कलेक्शन हो गया, इसमें सारे इवन नंबर कवर हो जाते हैं इस मेथड से। इस मेथड से सारे इवन नंबर कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स के बारे में, सेट्स के प्रकार। पहला है नल सेट। नल या इम्पटी सेट बोला जाता है इसको, रिक्त समुच्चय। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, रिक्त समुच्चय, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट की जो संख्या होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। एलिमेंट की संख्या जीरो होगी। इसको या तो कर्ली ब्रैकेट से लिख दीजिए या फाइव से। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप कोई बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है, तो ये नहीं कि जीरो लिख दिए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर जीरो लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो हमारा एक एलिमेंट है, जीरो हमारा इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, इसलिए जीरो से नहीं इसको खाली लिखा जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, या इसको फाइव से भी दिखाया जाता है। अब दूसरा आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को हिंदी में बोला जाता है एकल समुच्चय। क्या बोला जाता है, एकल समुच्चय। इसमें देखिए जो एलिमेंट की संख्या होगी वो सिर्फ एक होगी,
जैसे में ए, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, तीसरा आते हैं हम लोग फाइनाइट सेट पे। इसको हिंदी में परिमित बोला जाता है, परिमित समुच्चय। और ये नाम से भी लग रहा होगा आपको कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। परिमित परिमित समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यानी हम उसको उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसको गिन सकें। ठीक है, अब चौथा जो आता है वो आता है इनफाइनाइट सेट। एक चीज मैं बता देता हूं, एक और इनफाइनाइट सेट के पहले ऑर्डर ऑफ सेट बता देता हूं। ये टर्मिनोलॉजी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आनी चाहिए। ठीक है ना, नहीं आती है तो फिर तो दिक्कत है। ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब कितने एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा P और इसमें ले लिया 1 2 3। ठीक, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, तो इसको एनपी से दिखाया जाता है और इसमें एलिमेंट कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो ये ऑर्डर बताता है। पांचवें नंबर पे आ जाइए, इनफाइनाइट सेट मैंने बता दी, इनफाइनाइट सेट बता देता हूं। ये भी नाम से आपको क्या लग रहा है कि एक ऐसे सेट का कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, जिसको गिनना पॉसिबल ना हो। ठीक है, मतलब गिनते गिनते आप थक जाओगे लेकिन गिन नहीं पाओगे। अब कोई कह दिया कि आपके सिर पर कितना बाल है, तो आप काउंट करते रहो, नहीं काउंट कर पाओगे। तो ये क्या होता है, ये ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जिसको अपरिमित भी बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं छठवा, इक्वल सेट। इक्वल सेट को हिंदी में बोला जाता है समान समुच्चय। देखिए, दो सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए ले लिया और मैंने बी ले लिया। ये दोनों सेट्स तभी इक्वल कहे जाएंगे, तो ए और बी इक्वल तभी कहे जाएंगे जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी हमें देखना होगा कि जो एलिमेंट ए में है, क्या वो एलिमेंट बी में भी है कि नहीं है। ठीक है, अगर जो एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट अगर बी में आ रहे हैं, इसका मतलब वो सेट क्या है, इक्वल सेट है। बी सी डी ए, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑर्डर कैसा भी लिखा हो एलिमेंट का, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या बराबर है क्या नंबर ऑफ एलिमेंट बी के। ठीक, ये पहला चीज हो गया चेक करने का। दूसरा हमें ये देखना होगा कि वो सारे एलिमेंट जो ए में है क्या वो बी में मौजूद हैं कि नहीं, या जो बी में सारे एलिमेंट हैं वो ए में मौजूद हैं कि नहीं। तब जाके हम लोग कहेंगे वो हमारा सेट समान है या इक्वल है। ठीक है, अब बात आती है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट में बस क्या देखना है, इक्वलेंट सेट में बस देख लेना है कि क्या ऑर्डर ऑफ सेट ए ऑर्डर ऑफ सेट बी के बराबर है कि नहीं। बस यही देखना है, मतलब कि जितने एलिमेंट, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो हमारा इक्वलेंट सेट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स का मतलब होता है उप समुच्चय। देखिए,
मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं ए और बी दो कोई सेट है, बी टू सेट्स, ठीक है। यदि इफ एवरी एलिमेंट, if every element of A is an element of B, मैं हिंदी में भी इसको बता देता हूं आपको। मान लेते हैं कि कोई दो सेट है, ए के जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट वो क्या होने चाहिए, बी के भी एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक। मतलब जो सेट ए है वो पूरी तरीके से बी में कंटेन कर रहा है, ठीक है। कंटेन कर रहा है या बराबर है। अगर बराबर नहीं, ये बराबर हटा देते हैं, अगर सिर्फ ये लिखा रहता है ए कंटेंट इन बी, इसका मतलब ए बराबर नहीं हो सकता है बी के, ठीक है। ए इक्वल नहीं हो सकता है बी के, ये बी में कंटेन कर रहा है लेकिन बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब ए जो होगा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बताने की उतनी जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिसे हम लोग बोलते हैं समष्टीय समुच्चय, ठीक है। देखिए, एक एक ऐसा सेट जो पॉसिबल, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट हैं जो हमारे डिस्कशन में आ रहे हैं, उस सारे एलिमेंट का कलेक्शन ले लीजिए, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। जिसे इंग्लिश में मैं बता देता हूं, ए सेट और ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट, consisting of all possible elements which occur in the discussion, ऐसे सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब आते हैं पावर सेट में। घात समुच्चय, ये देखिए, ये एक ऐसा सेट होता है, ये एक ऐसा सेट होता है, जितने भी सबसेट्स बनेंगे उस सारे सबसेट का कलेक्शन लेना है आपको, ठीक है। उस सारे सबसेट का कलेक्शन लेना है। एक चीज और मैं बता देता हूं, फाई और सेट ए, फाई और सेट इटसेल्फ हमेशा सबसेट होते हैं किसी भी सेट के लिए, ठीक है। सेट इटसेल्फ एंड फाई इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट, ठीक है ना। तो पावर सेट, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, ए बी सी, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे सबसेट का कलेक्शन ले लीजिए, जिसे मैं बोल देता हूं पावर सेट ऑफ ए। वो सारे सबसेट का कलेक्शन, सबसे पहले फाई आएगा, सेट इटसेल्फ आएगा, और जो भी पॉसिबल आपका सेट बनेगा, ए बनेगा, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी बनेगा, फिर एक बार ए बी बनेगा, ये सारे क्या आ जाएंगे आपके, जो भी बनेंगे पावर सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन है सेट पे, फटाफट देख लेते हैं। सम ऑपरेशन ऑन सेट। पहला है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है कि मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, ठीक है। इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, उसे बोल देते हैं ए यूनियन बी। मतलब इसके सारे एलिमेंट का कलेक्शन ले लीजिए और इसके सारे एलिमेंट का कलेक्शन ले लीजिए, और उन सारे जो भी एलिमेंट है उन सबका कलेक्शन मिला दीजिए, तो वो क्या बन जाता है, ए यूनियन बी, ठीक। दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो कोई सेट है ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो सारे एलिमेंट के कलेक्शन हो जाएंगे जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन ले लेंगे। तीसरा होता है डिफरेंस ऑफ सेट।
इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए दो कोई सेट है ए और बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, वो सारे एक्स आ जाएं जो ए में हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, बी में नहीं बिलोंग करने चाहिए। मतलब कि सेट ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो बी के हों, ठीक है, तो वो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक, और देखिए एक और मैं बता देता हूं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है ए सी से रिप्रेजेंट कर कीजिए या ए डैश से कीजिए, वो सारे एक्स जो एक्स ए में ना हो, वो सारे एक्स लेने हैं जो ए से बिलोंग नहीं करते हो, बट वो कहां से आने चाहिए, यूनिवर्सल सेट से आने चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट होते हैं उनका कलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो सारे एलिमेंट होंगे वो तो यू में होंगे, लेकिन हम ए तो एक ऐसा, वो तो सबसेट होगा ना यूनिवर्सल सेट का, वो तो सबसेट होगा, तो क्या वो बिलोंग नहीं करना चाहिए, ऐसा एलिमेंट ले लीजिए इसके कलेक्शन में, तो हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब एक आते हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशन जिसे संबंध बोला जाता है, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना होगा हमें। देखिए, आपको अगर बहुत ही अच्छे से समझना हो तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे बहुत एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे हमारा तो फोकस जो है क्वेश्चन प्रॉब्लम पे रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेगा, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य रहेगा, यहाँ पे एम रहेगा, जो पर्पज रहेगा, हमें प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, यहाँ पे बताया जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी सेट का क्या होता है, तो कोई दो सेट है ए और बी, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि वो सारे नॉन वाइड सेट होना चाहिए। ये देखिए ए और बी जो होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन वाइड सेट होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी ये हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्ड एलिमेंट का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी जो होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सारे का कलेक्शन होता है, मतलब वो सारे एलिमेंट आने चाहिए फॉर ऑल जो ए में हो, ए स्मॉल ए से आना चाहिए और बी जो होना चाहिए कैपिटल बी से। ये ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होता है ए क्रॉस बी। अब बात आती है रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले पूरी तरीके से यहाँ डिफिनेशन लिखूंगा, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड a relation from a set A to set, देखिए ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट आएंगे वो एक रिलेशन को डिफाइन करेगा, कहां से कहां तक, सेट ए से सेट बी तक। जैसे हम लोग फंक्शन पढ़ते होंगे, आप लोग बहुत लोग फंक्शन पढ़े होंगे, आर फ्रॉम ए टू बी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया बताइए, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका को डोमेन हो गया या रेंज हो गया, ठीक। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट का इधर इमेज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के सबसेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं, जिसे इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए आर सच दैट ऑफ ए बी, और ए बी कहां से आने चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आने चाहिए, ए बी फ्रॉम ए क्रॉस बी एंड ए रिलेटेड टू बी भी बोला जाता है इसको, ठीक। मतलब ए का इमेज क्या है, बी मिल गया, और बी कहां से आ रहा है, ये कैपिटल बी से, और ए स्मॉल ए कहां से आ रहा है, तो इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो, अब देखिए अब हमारा यहाँ जितना भी पढ़े वो सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम, और ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे भी गए हैं, तो
सेट तो उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और वो बहुत ही आसान हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, एक प्रॉब्लम जो मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में हो रहा है, तो उसको क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो चलिए, एक सेट दिया है आपको, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि a माइनस बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। अभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, सिंपल सा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी है, और जो हम लोग ऑपरेशन पढ़े थे सेट्स पे उसका यूज है। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का मतलब हुआ कि वो सारे एलिमेंट लीजिए जो a में हो लेकिन b में नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो b में नहीं होने चाहिए। तो देख लीजिए, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 5, और बी के इसके कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 5। मतलब ए माइनस बी में क्या होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो सिर्फ ए में हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, सिंगलटन सेट आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ए माइनस बी, वो सारे एलिमेंट ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में है, वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 5, दोनों हटा दीजिए, तो ए में कौन सा एलिमेंट बचा, सिर्फ 3 बचा, तो वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, इन दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखिए आप। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, 2 है और 5 है, बस 2 और 5 हो गया। अब देखिए, अब दोनों के बीच में क्रॉस ले लिया है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया है। तो ले लीजिए भाई, आप भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए इन दोनों के बीच में, a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट का कलेक्शन होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर एलिमेंट का कलेक्शन होता है। तो देखिए, पहला एलिमेंट कहां से आना चाहिए, यहां से। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी में कौन सा एलिमेंट है, सीधे सीधे 3 है, और जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, जो ऑर्डर पेयर बनेगा, वो पूरा लिखना है इसमें। तो क्या होगा, पहला 3 और 2 के साथ ले लीजिए ऑर्डर पेयर, और दूसरा क्या हो जाएगा, 3 और 5 के साथ हो जाएगा। ठीक, यही पॉसिबल है, और कोई तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको जब आइडिया होगा, ये फटाक से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, वेन डायग्राम पे ये प्रॉब्लम है। वेन डायग्राम क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल वे होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं। तो मैं समझा देता हूँ कंसेप्ट को। देखिए, सेट को हमेशा सर्कल से लिखा जाता है, और ये जो रेक्टेंगल होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, जिसे यू बोला जाता है। ठीक, और ये y हो गया और z हो गया। सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई, वो सारे एलिमेंट जो x के हों लेकिन y के नहीं हो। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर किया है। तो यहाँ ये पार्ट कंसीडर करें तो येलो वाला भी तो आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा। ठीक, तो ये शेडेड रीजन का वैल्यू पूछा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन आते हैं, पहले सी और डी चेक कर लेते हैं। एक्स माइनस जेड करेंगे तो फिर ये वाला भी आ जाएगा, ब्लू वाला भी पार्ट आ जाएगा, फिर ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये एक्स्ट्रा में आ जा रहा है ना, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। एक्स माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड, वाई इंटरसेक्शन जेड मतलब ये, और एक्स में से घटा दीजिए, तो फिर ये सारे एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो बचेगा कौन, बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। x माइनस वाई जब आप करोगे, जब x माइनस वाई करोगे, तो x माइनस वाई ये पूरा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं, ये येलो वाले जो भी एलिमेंट है ये भी आ जाएंगे। ठीक है, और x माइनस जेड करोगे, जब आप x माइनस जेड करोगे तो ये भी आ जाएंगे एलिमेंट, ये वाले रेड वाले और ब्लैक वाले दोनों आ जाएंगे। तो लेकिन इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा होगा, यही ब्लैक वाला ही होगा ना, जो ब्लैक से लिखा गया है, जो ब्लैक से सेट किया गया है। तो इसका मतलब ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, थर्ड नंबर। क्या बोला है कि कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, एंड थर्ड सेट दिया है आपका ये है। तो आपसे सिंपल सा पूछ रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी करिए। मैं देखिए 2 सेकंड में इसको करके बताता हूँ। ए माइनस बी, वो सारे एलिमेंट ए के होने चाहिए, जो वो सारे एलिमेंट ए के होने चाहिए लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो ए में हो और बी के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। तो देखिए,
a माइनस बी में देख लीजिए, a में b के सारे एलिमेंट को हटा दीजिए, b के सारे एलिमेंट 2 3 4 कौन कौन सा है, 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो इसमें बचेगा क्या, a में क्या क्या बचेगा, 1 और 6 बचेगा। इंटरसेक्शन b माइनस सी, b ये देखिए कौन कौन सा 2 और 4 बचा, तो c के वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो c में b में मौजूद हो, वो c के सारे एलिमेंट b में से हटा दीजिए जो c में मौजूद हो। देखिए कौन कौन से मौजूद हैं, 2 और 4, तो इसमें बचेगा क्या, 3 और 5 बचेगा, सही है ना, 3 और 5 बचेगा। इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये 2 सेकंड का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट लास्ट, ये देखिए अब बोला है कोई सेट ए है, सेट गिवन बी भी गिवन है, और दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि जो ऑर्डर पेड एलिमेंट बनना चाहिए वो x लेस देन y होना चाहिए। बस a क्रॉस b निकालिए, सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लेंगे हम लोग, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और वो उसमें से वो एलिमेंट लेंगे जिसमें पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, दूसरे से छोटा होना चाहिए। ये ऑप्शन देख के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। 1 इज लेस देन 2 सही है, 1 इज लेस देन 3 बट 2 इज नॉट लेस देन 2, क्योंकि ये बराबर है, इसलिए पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए पहला ही एलिमेंट जो है बड़ा हो गया, तो इसलिए ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड होता है। सी ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 5, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी देख लेते हैं एक बार, ये देखिए यहीं पे ये दोनों गलत हो जाते हैं, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो सी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सीरीज में ये जो हमारा सेट और रिलेशन का जो वीडियो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो भी कमी हमें आपको नजर आए हमारे अंदर, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।